हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। देखिए, जो एक सीरीज चल रही है मास्टर सीरीज, जिसमें मैं आपको टॉप 100 ग्रामर रूल सिखाने वाला हूं। तो आज ये इसका पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पहला वाला भाग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला रूल क्या कहता है, यानी रूल नंबर 1 से 5 फर्स्ट पार्ट में है और रूल नंबर 6 से शुरू होता है, ठीक है ना। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, ज्वेलरी, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, फूड, म्यूजिक, सोसाइटी। जो भी मैंने शब्द बोले ना, ये शब्द हमेशा सिंगुलर रहते हैं। कैसे रहते हैं? सिंगुलर होते हैं, और इसीलिए इनके साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। बात समझ रहे हैं ना आप? तो जो भी मैंने शब्द बोले, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, न्यूज हो गया, ज्वेलरी हो गया, फर्नीचर है, लगेज है, सीनरी है, पोएट्री है, इंफॉर्मेशन, फूड, म्यूजिक, सोसाइटी, है ना। तो ये शब्द बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए ऐसे बहुत सारे तमाम शब्द हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे मैंने वो बोर्ड पर लिखे हैं। तो इन्हें जरूर आप याद करिएगा। तो कैसे रहेंगे? हमेशा सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। टैगोर्स पोएट्रीज आर ग्रेट। अरे पोएट्रीज आ गया, लेकिन पोएट्रीज तो होता ही नहीं है, होता तो केवल पोएट्री है। इसका मतलब ये गलत है भाई। तो हमें सही करना पड़ेगा टैगोर्स पोएट्री, नॉट पोएट्रीज। ओके, ये सिंगुलर होता है, उनका पोएट्रीज नहीं हो पाएगा। फर्नीचर्स कह दो, नहीं हो पाएगा। इंफॉर्मेशंस कह दो, नहीं हो पाएगा। आप ज्वेलरीज कह दो, नहीं हो पाएगा। ये सिंगुलर ही रहेंगे, ठीक है ना। तो टैगोर्स पोएट्री अब सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए, यानी कि इज ग्रेट। और ये इस प्रकार से आपका सेंटेंस सही हो गया। क्या बात समझ में आई? तो टैगोर्स पोएट्री इज ग्रेट कर देंगे। ओके फाइन, ठीक है। आगे देखिएगा, रूल नंबर 7 क्या कहता है। रूल नंबर 7 ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, मीजल्स, बिलियर्ड्स, पुलिस, ये सब बहुत बार पूछा गया है। बिलियर्ड्स हैं, मीजल्स हैं, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, मतलब बहुत बार पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सीजर्स मतलब कैंची, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, मीजल्स चेचक होता है, बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है, पुलिस आप जान रहे हैं, पब्लिक लोग, पोल्ट्री बत्तखशाला होती है, प्लीजेंट्री किसान लोग होते हैं, मम्स चेचक होता है ना। तो ये शब्द आप मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये अभी याद हो जाएं कि सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, मीजल्स है, बिलियर्ड्स, पुलिस, पब्लिक, पोल्ट्री, प्लीजेंट्री, मम्स, ये सारे शब्द प्लूरल माने जाते हैं। ये शब्द कैसे हैं? प्लूरल माने जाते हैं। ये सारे वर्ड प्लूरल माने गए हैं, और इसीलिए इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। क्या बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि सीजर्स आर न्यू, जो कैंची है वो नई है। तो मैंने कहा ये वर्ड कैसा है? प्लूरल है। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, है ना, न्यू। तो वर्ड जब प्लूरल है, जब वर्ड प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, है ना। और ये न्यू, तो सेंटेंस सही कि गलत? सही है, बिल्कुल सही है। क्या बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऐसे एक अगला लिखा हुआ है, माई स्पेक्टिकल्स हैज लॉस्ट। लेकिन मैंने अभी पढ़ा कि स्पेक्टिकल्स तो प्लूरल होता है, और यहां पे हैज सिंगुलर लगा हुआ है, मतलब गलत। तो ये सेंटेंस है गलत। तो हमें कहना पड़ेगा माई स्पेक्टिकल्स हैव लॉस्ट। अब सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या ये नियम समझ में आया आपको? अगर
रूल नंबर 8 कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं तो कहता हूं कि इस रूल को, जितने भी मैं आपको रूल करा रहा हूं, इसे आपको राइट डाउन करना चाहिए ताकि एग्जाम देने से पहले आप इनको रिवाइज एक बार कर सकें। चलिए देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद चाहे काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, ध्यान रखिएगा कि लॉट्स ऑफ, सॉरी, ए लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद में चाहे काउंटेबल नाउन हो, मतलब जिसकी गिनती की जा सके वो काउंटेबल नाउन्स, या अनकाउंटेबल नाउन्स, या जिसकी गिनती ना की जा सके, ठीक है ना, तो वो होगा कैसा, वो होगा प्लूरल ही। जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, बात खत्म। अलॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, वन ऑफ, जितने भी हैं इन सब के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल ही आएगा। ध्यान से देखिएगा एग्जांपल को, लिखा हुआ है वन ऑफ द स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क। अब हमको मिल गया वन ऑफ है ना, इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमको चाहिए प्लूरल, लेकिन यहां लिखा क्या है, स्टूडेंट, यानी गलत। ये हो गया गलत, इसीलिए लगाएंगे क्रॉस का निशान। सही क्या बनेगा, वन ऑफ द, अब वन ऑफ आ गया, उसका हमको नाउन चाहिए प्लूरल, स्टूडेंट्स, एस बढ़ गया है ना। अब वन ऑफ द स्टूडेंट्स है तो हैज डन हिज वर्क, और इस तरीके से सेंटेंस सही हो गया। समझ में आई ना बात, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिएगा ध्यान से, एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। अ नंबर ऑफ बॉय इज प्रेजेंट। अब देखो यार, मैंने कहा आ नंबर ऑफ, वो लिखा आ नंबर ऑफ आएगा, उसके बाद वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, बात खत्म। अ नंबर ऑफ बॉय गलत हो गया, इसीलिए क्रॉस लगा दिया मैंने, सही बनेगा अ नंबर ऑफ बॉयज होना चाहिए, अ नंबर ऑफ बॉयज। क्यों, क्योंकि नाउन प्लूरल होना चाहिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो मैंने कर दिया अ नंबर ऑफ बॉयज, तो अ नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है यानी प्लूरल है, तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल, आर प्रेजेंट, इसीलिए सेंटेंस हो गया आपका सही। तो अ नंबर ऑफ, वो अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, है ना, मोस्ट ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल ही रहेगा। बात खूब समझ में आ रही है ना। आगे देखिएगा, ये नियम आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट रूल ही करा रहा हूं। आपके सुपर टेट, केवीएस, है ना, डीएसएसबी, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो इंग्लिश के मामले में, आपको यहां से रूल जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 कहता है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, क्या क्या, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन, हमेशा प्लूरल नाउन, जैसा कि अभी आपने सीखा है ना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। नाउन भाई प्लूरल होना चाहिए, लेकिन वर्ब कह रहा है सिंगुलर हो, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही लगाना, क्योंकि ईच, आइदर, नाइदर सब सिंगुलर होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। देख लो, मैंने नियम बना दिया है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में दा होगा, ये खास बात है, इसीलिए लिखा है मैंने। ईच ऑफ यानी ईच ऑफ दा, आइदर ऑफ दा, है ना, नाइदर ऑफ दा, क्या बात समझ रहे हैं। उसके बाद जो नाउन होगा वो नाउन कैसा होगा बता दो, वो नाउन होगा प्लूरल, वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल, वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। और वर्ब कैसी होगी, वर्ब होगी सिंगुलर, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। बात समझ में आ रही है ना, खूब समझ में आ रही है कि ना। फिर से देख लो, आइदर ऑफ द, ईच ऑफ द, नाइदर ऑफ द होगा, नाउन प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है ना, वर्ब सिंगुलर। एग्जांपल देख लीजिए, ईच ऑफ मिला ना, तो हमको दा चाहिए था, जी हाँ दा है, ईच ऑफ दा है। फिर नाउन क्या चाहिए, प्लूरल, ईच ऑफ द प्लेयर्स, हाँ नाउन तो प्लूरल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वर, अरे
वर्ब कैसे चाहिए, वर्ब चाहिए सिंगुलर, यानी ये हो गया गलत, इसीलिए हम लगाएंगे यहां पर क्रॉस का निशान। क्या बात समझ में आई? तो सही बनेगा इसका ईच ऑफ, तो ईच ऑफ होना चाहिए, फिर दा होना चाहिए, मैंने दा लिख दिया। फिर कह रहा है कि नाउन प्लूरल होना चाहिए, जी हाँ, तो प्लेयर्स प्लूरल हो गया। और वर्ब चाहिए हमको सिंगुलर, तो वर्ब नहीं, वाज गिवन अ प्राइज बाय द हेड मास्टर, और इस तरीके से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आई ना? और देख लीजिए आप ध्यान से, मैंने कहा कि आइदर ऑफ के बाद दा होना चाहिए, और नाउन प्लूरल आइदर ऑफ द बॉयज, सही है, तो लगा दीजिए टिक मार्क। एक और देख लीजिए, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, अब ईच है, ऑफ है, दा गया, सही। नाउन क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो गर्ल्स, बिल्कुल सही है जवाब। क्या ये नियम समझ में आया आपको? बात समझ में आई ना? तो ये रूल नंबर 8 और 9 बहुत ज्यादा काम के हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे रूल नंबर 10 की ओर। रूल नंबर 10 देखिएगा। रूल नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये भी बहुत काम का नियम है, सारे नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूल नंबर 10 देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्या कहता है रूल नंबर 10, कह रहा है कि लेट तथा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप प्रोनाउन में जाके देखिएगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे मैं कहूं आई, माई, मी, ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है पजेसिव केस, और ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपने देखा होगा आई, माई, मी, है ना, वी, आवर, अस, है ना, यू, योर, यू, ऐसे ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम, है ना। इस तरीके से आप देखेंगे, आपको प्रोनाउन में ऐसी लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं डाल दूंगा वहां पर, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने बताया लेट कभी दिख जाए और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ये वाली चीज ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। किसका यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस का। बात समझ में आ रही ना, लेट हो या प्रीपोजिशन हो, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, लेट यू एंड माइन डू इट। अरे ये तो गलत हो गया, क्योंकि लेट आया है, लेट के बाद ये ऑब्जेक्टिव है, हाँ जी है, देखो यू है ऑब्जेक्टिव, एंड माइन, माइन ही गलत है, इसीलिए ये गलत हो गया। और सही क्या होगा, लेट यू एंड, अब माइन है ना, आई, माई, मी, तो मी होना चाहिए, लेट यू एंड मी, मी देखो ऑब्जेक्टिव है, जी हाँ ऑब्जेक्टिव है, डू इट, और इस तरीके से सेंटेंस सही हो गया। क्या बात समझ में आई? आगे देखिएगा ध्यान से, बिटवीन यू एंड ही यू आर रोग। अब देखो बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्टिव केस सही, क्या ही ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं है, ही तो सब्जेक्टिव होता है, हमको ही का चाहिए हिम, है ना, तो ये हो गया गलत। तो क्या सही बनेगा, बिटवीन यू एंड हिज, हिम, बिटवीन के बाद देखो ये ऑब्जेक्टिव, और बिटवीन के बाद में ये हिम ऑब्जेक्टिव, यू कॉमन लगा दीजिए, आर रोग, ये गलत था और ये सेंटेंस सही हो गया। क्या बात समझ में आई? ये था प्रीपोजिशन, बिटवीन क्या था, बिटवीन एक प्रीपोजिशन था, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया, बिटवीन यू एंड हिम यू आर रोग। ओके, ये रूल समझ में आया होगा। रूल नंबर 11 देखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 11 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है जीरेंड।
अब आपके मन में आ रहा है कि जीरंड क्या है भाई, तो मैं आपको बता देता हूं कि जीरंड क्या होता है। जो मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा दे, जैसे मैं कह रहा हूं प्ले, और उसमें अगर आईएनजी बढ़ा दूं तो ये जीरंड कहलाता है, प्लेइंग, है ना। जैसे हमने कहा क्राई, मेन वर्ब है और हम इसमें आईएनजी लगा दें, क्राइंग, समझ ना। तो जिसमें आईएनजी लगा होता है वो जीरंड कहलाती है। बात समझ में आई। तो जीरंड के बाद, इन्फिनिटिव के बाद व पहले, अब ये आप कहोगे इन्फिनिटिव क्या है, तो इन्फिनिटिव देख लीजिएगा क्या है। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है, मेन वर्ब के साथ टू लगा हो, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हो उसके साथ टू लगा दो। जैसे टू प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उससे पहले टू लगा दो तो टू प्ले, इन्फिनिटिव हो गया। जैसे मैं कहूं टू, कुछ भी लगा दो, टू ब्रिंग, कोई भी फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा दो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव बन जाती है। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो क्या कह रहा है कि जीरंड के बाद, याद रखना, जीरंड के बाद और इन्फिनिटिव के बाद और पहले। जीरंड में क्या होगा, जीरंड के बाद लगेगा क्या, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग जीरंड के बाद होगा। और इन्फिनिटिव का केस थोड़ा सा उल्टा है कि इन्फिनिटिव के बाद में ऑब्जेक्टिव केस और पहले भी ऑब्जेक्टिव केस। क्या बात समझ में आ रही है। इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्टिव केस और इन्फिनिटिव के पहले भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ये नियम है। चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू क्या खास बात है। टॉकिंग, अब देखो आप आईएनजी लग गई तो ये क्या है, जीरंड है। टॉकिंग ही वॉज नॉट प्रेजेंट है। अब जीरंड के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या ही ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं है, इसीलिए सेंटेंस गलत है। क्या होना चाहिए, टॉकिंग। अब ही की जीरंड फॉर्म, ही की ऑब्जेक्टिव क्या होगी, ही, हिज, हिम, तो हिम, टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्रेजेंट, और ये सेंटेंस सही हो गया, ये सेंटेंस सही हो गया। क्या बात समझ में आई। आगे देखिएगा, आई रिक्वेस्टेड सी, अरे आई रिक्वेस्टेड सी। अब ये देखिए टू कम क्या है आपकी, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है। मैंने अभी आपको बताया कि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसके पहले भी और उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, यही तो बताया। तो आई रिक्वेस्टेड सी गलत हो गया, इसीलिए क्रॉस का निशान सही हो जाएगा। आई रिक्वेस्टेड सी का होता है सी हर, तो आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हेयर, और अब सेंटेंस आपका सही हो गया। क्या बात समझ में आई। तो आज का सेशन इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, गुड बाय।